हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं हूं मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना 2024 के लिए सिलेबस जो है सिविल सर्विस का चेंज कर दिया है। प्रीलिम्स में भी चेंज किया है, मुख्य परीक्षा में भी चेंज किया है, और ये जो बदलाव हैं काफ़ी ब्रॉड चेंजेस किए गए। मार्किंग में भी चेंज किया गया है, तो व्यवस्थित भी किया गया है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो सिलेबस है वो भी आपके पास आ गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 2024 को देखते हुए। आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर जो पेपर 2B है, उस पेपर 2B सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। उस सोशियोलॉजी की पहली यूनिट से मैं शुरू कर दूंगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इंटरेस्टिंग है, समझने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। किसी कारण से यदि आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो पीडीएफ या हार्ड कॉपी आप चाहें तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो, इस सिलेबस में आप देखोगे पेपर 2 का पार्ट बी, खंड बी, सोशियोलॉजी, इसमें पहली यूनिट जो है इसमें लिखा है समाज की भारतीय संकल्पना, यानी सोसाइटी का जो या इंडियन सोसाइटी के कंसेप्ट को लेकर पूछा जा रहा है। परिवार, कुटुंब, नातेदारी, वंश, गोत्र परंपरा। ना, कुटुंब और परिवार लगभग एक जैसे होते हैं, बहुत माइनर सी डिफरेंशिएशन कहीं होगा, बता देंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम परिवार से, यानी क्वेश्चन जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन रहते हैं कि वो पूछेंगे कि परिवार क्या होता है, इसके टाइप बताओ, परिवार की उत्पत्ति क्या कहाँ से हुई, परिवार के प्रकार यानी जो फंक्शंस हैं वो बता दें। ठीक है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज एक इंट्रोडक्शन है, विषय प्रवेश है, तो मैं यहाँ पर इस परिवार क्या होता है इसको बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ फैमिली यानी परिवार के प्रकार क्या होते हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फैमिली यानी परिवार की जो धारणा है कहाँ से निकल के आती है। चूंकि परिवार भारत में तो है ही, विश्व में भी फैमिली पाई जाती है। तो फैमिली यानी परिवार को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इस इंग्लिश में ये कौन से शब्द से मिलकर बना है, फैमिली से। और फैमिली शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये फैम्यूलस शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा। और इस फैम्यूलस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, जिसमें नौकर या उनके दास भी आते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है कि फैमिली शब्द फैम्यूलस से बना था, जिसमें माता पिता, बच्चे और उनकी सेवा करने वाले जो दास थे वो आ जाते थे। साधारण शब्दों में अगर हम बोलें तो एक परिवार, फैमिली से मतलब है एक कम से कम एक विवाहित जोड़ा होगा, उसी को परिवार की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अब परिवार जो है इसको और भी समाज शास्त्रियों ने डिफाइन किया अपने अपने लेवल पर कि ये परिवार जो है ये प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव या जैविक बायोलॉजिकल इकाई के रूप में भी आता है। वही विवाह होगा, विवाह होने के बाद ही तो संतान की उत्पत्ति होगी। तो संतान की उत्पत्ति यानी ये बायोलॉजिकल, ये एक प्रकार से प्रजनन की क्रिया है। तो यहाँ ये कहा जाता है समाजशास्त्रियों के द्वारा कि इकाई के रूप में परिवार वह समूह होता है, बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में एक समूह होता है जिसमें एक स्त्री व पुरुष को यौन संबंधों की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की प्राप्त होती। देखना, ये वर्ड के अप्रूवल बाई सोसाइटी। अब आप पढ़े हैं, सभी एडल्ट लोग हैं, सेक्सुअल रिलेशन हमारी सोसाइटी में हर कैसे किसी भी प्रकार के उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई। लेकिन वे रिलेशंस, वो संबंध जिन्हें हमारा समाज न सिर्फ स्वीकार करता है, उन्हें मान्यता भी प्रदान करता है, तो ऐसे संबंधों को हम परिवार के रूप में जानते हैं, है ना। तो सामाजिक इकाई के रूप में परिवार स्त्री पुरुष का एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, जो विवाह संबंधी होते हैं और रक्त संबंधी भी हो सकते हैं। इसमें जैसे ये भी आता है कि परिवार, विवाह हुआ, विवाह के बाद उनकी अपनी संतान है, यदि किसी कारण से संतान नहीं होती है तो वो गोद भी तो ले पाते हैं, एडेप्टेशन। गोद ली हुई संतान भी उस परिवार का हिस्सा मानी जाती है। तो परिवार का जो कंसेप्ट है ऐसे करके चलता है, यानी एक जनरल सा आइडिया हमें शुरुआत में मिल जाता है परिवार को लेकर के। अब
अब इसको डिफाइन करेंगे, यानी फैमिली आपको क्या लिखना होगा यदि प्रश्न आ जाता है 200 शब्दों में कि परिवार किसे कहते हैं और उसके कुछ प्रमुख प्रकारों को समझाइए। तो आप इस स्लाइड का ये ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे, नीचे वाला आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और उसके बाद चले जाएंगे परिभाषा पर। परिभाषा कोई भी आपको एक लिखनी है। आप यदि एक से ज़्यादा लिख देते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मगर एक से हमारा काम चल जाएगा। तो समाज शास्त्र में सबसे पॉपुलर जिनके नाम आते हैं तो वो नाम आते हैं मैकाइवर और पेज, है ना। ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं प्रसिद्ध। इन्होंने फैमिली को डिफाइन किया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। 2 लाइन की मुश्किल से ये परिभाषा है, यानी निश्चित यौन संबंध यानी वेल डिफाइंड सेक्सुअल रिलेशंस की बात करते हैं, उनको ये डिफाइन करता है, एक ऐसे ग्रुप के रूप में बताता है कि जिसमें बच्चों का जनन होता है, यानी साधारण भाषा में इसको बाद में हम बदलेंगे, बोल पाएंगे कि परिवार में क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है और उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा, इन सब की व्यवस्था की जाती है, उसे परिवार कहते हैं। बस उनके शब्दों में अगर लिखें तो एज इट ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा जो होती है वो याद करनी। कुछ लोगों को परिभाषाएं तुरंत इंस्टेंटली याद हो जाती हैं, कुछ लोगों को परिभाषाएं याद करने में समय लगता है। तो समय लगने वाले क्या करेंगे कि परिभाषा को 1 बार 2 बार 3 बार दोहराते रहो, अपने ग्रुप में अपने साथियों से पूछते रहो कि मैकाइवर और पेज की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो ये एक परिभाषा हो जाती है, एक बस काफी है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं परिवार को डिफाइन करते हुए। उन सारी परिभाषाओं को यहाँ एक शॉर्ट में स्पष्ट करते हैं कि परिवार में क्या बताया जाता है कि समाज में परिवार के 2 पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा आता है प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक को हम फंक्शनल बोलते हैं या क्रियात्मक कहते हैं, संरचनात्मक को हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर यानी फैमिली बनी किस किस से मिलकर है, और दूसरा कि परिवार प्रकार्यात्मक यानी कि उसके कार्य क्या क्या, ठीक है। तो मूल रूप से परिवार का स्ट्रक्चर यानी संरचना में एक विवाहित जोड़ा आएगा, यानी पति पत्नी आएंगे और उनके बच्चे आएंगे। और बच्चे भी कौन से माने जाते हैं, अविवाहित बच्चे। पेरेंट्स के बच्चे जब तक अनमैरिड हैं तब तक उसको परिवार में सम्मिलित किया है समाजशास्त्रियों ने। उनकी शादी हो जाती है तो उनकी एक नई फैमिली बन जाएगी। तो संरचना के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। अब परिवार की संरचना को हम अगर और क्लासिफाइड करें तो 3 तरीके से संबंध हमें परिवार में देखने को मिलते हैं। पहला होता है पति और पत्नी के संबंध परिवार में पाए जाते हैं, एक संरचना तो ये है, मेल और फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा आता है कि पेरेंट्स के यानी माता पिता के अपने बच्चों के साथ संबंध या बच्चों के अपने माता पिता के साथ। और तीसरा क्या आता है कि जो बच्चे हैं, सिबलिंग्स, भाई और भाई या भाई और बहन या बहन और बहन, इनके बीच के जो संबंध है, ये तीनों किसके रूप में आए, संरचना के रूप में सामने आए, ठीक है। तो ये जो संबंध हमने देखे यहाँ पर, इनको और क्लासिफाइड कर, यहाँ हम ये पहले वाला ले लेते हैं कि पति पत्नी के संबंध, ये कैसे, ये वैवाहिक संबंध होते हैं। जबकि माता पिता और बच्चों के संबंध या भाई बहनों के सिबलिंग्स के आपसी रिलेशन, ये कैसे होते हैं, ये ब्लड रिलेटिव, रक्त संबंधी होते हैं। माता पिता की संतान उसकी रक्त संबंधी है, भाई और बहन आपस में कैसे हैं, रक्त संबंधी होते हैं। तो इस हिसाब से क्या निकल करके आता है कि परिवार के जो मेंबर हैं आपस में क्या कहलाते हैं, जब वो रक्त संबंधी बन जाते हैं तो इसी को हम नातेदार भी कहते हैं, किनशिप जैसे। बहुत सिंपल सी चीज है। पहले परिवार क्या है, तो परिवार जिसमें एक वैवाहिक जोड़ा और उनके अविवाहित बच्चे। दूसरे तरीके से मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा थी वो जोड़ सकते हो। मैकाइवर और पेज ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है।
फिर इसके संरचना समझ में आई और फिर संरचना के हिसाब से हमने उनके संबंधों को देख लिया। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं होना चाहिए। अब यहां दूसरा लिखा था ना प्रकार्यात्मक, तो अब ये प्रकार्यात्मक देख लेते हैं। तो प्रकार्यात्मक कि उनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, परिवार क्या काम करेगा। तो परिवार आखिर किसी ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, बिना उद्देश्य के ये नहीं बनता है। तो इसके कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मूल उद्देश्य हैं। पहला, परिवार ही डिटर्मिनेट करेगा यौन संबंधों को, है ना। जिन्हें परिवार उनको परिभाषित करेगा, उनका रेगुलेशन करेगा। हम अपने समाज में देखते हैं, हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि व्यक्ति का विवाह किया जाता है, तो विवाह किससे किया जाता है, उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, उनका पालन करते हुए। ऐसा तो है नहीं कि जानवरों की तरह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो किसी से भी करते रहे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल होने के नाते उसकी सामाजिक संबंधों को, उसकी क्रियाओं को रेगुलेट किया जाता है, नियमित किया जाता है कुछ नियमों के द्वारा। तो यहाँ परिवार का मूल उद्देश्य है यौन संबंध का नियमन करना। पति और पत्नी के बीच में यौन संबंध होंगे, इसके अलावा परिवार के अन्य किसी सदस्य में नहीं होंगे। और अगर होते हैं तो उसे अवैध कहा जाता है, इलीगल कहा जाता है। समाज उसको कभी भी स्वीकृत नहीं करता है। अब संतान उत्पत्ति करना, विवाह होगा, परिवार बनेगा, तो उसका काम है संतान उत्पत्ति करना। संतान उत्पत्ति करके ऐसा नहीं है कि बस संतान उत्पत्ति कर दी और छोड़ दी, भाई उसका पालन पोषण भी तो करना पड़ेगा। फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी आने वाली जो संतान है उस संतान को समाज के अनुरूप ढालना, समाज में उसे सामाजिक प्राणी बनाना, ये भी परिवार का ही काम है। यानी सोशलाइजेशन करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनके लिए आर्थिक, सामाजिक, मानसिक प्रदान करना। ये इसके प्रकार्यात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी फंक्शनल संरचना में कि व्यक्ति कौन कौन था और क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्रकार बताए, ये जो फंक्शंस बताए, इनको कैसे पूरा किया जाएगा। तो परिवार के जो मेंबर हैं वो आपस में, उनके कुछ अधिकार होते हैं, उन्हें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, वो ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी है, यानी कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो उन अधिकारों और कर्तव्यों से वो बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये उस परिवार की सांस्कृतिक विशेषता है। तो परिवार समाज की स्वीकृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण संबंध में योगदान। यहां तक अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये तो हो गई परिवार की परिभाषा। अब परिवार की परिभाषा आधा सेक्शन हो गया। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी परिवार कितने प्रकार के। ठीक है, तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ फैमिली या टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधारों पर परिवार को बांटा जाता है। जैसे आप भी बता सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली होती है ना, सम्मिलित परिवार बोलते हैं या संयुक्त परिवार बोलते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार होते हैं। ये भी वर्गीकरण है। आप कभी सुनते हैं कि वो तो कैसा है, पितृसत्तात्मक परिवार है, पिता की सत्ता चलती है। कहीं पर आप सुनते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक परिवार है। तो अलग अलग आधार पर इन परिवारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जो प्रमुख वर्गीकरण सोशलिस्ट यानी समाजशास्त्रियों ने किया है वो हम देख लेते हैं। मैं आधार भी बताऊंगा, उनके प्रकार भी बताऊंगा, और उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, इस ग्रुप में उनको क्यों रखा गया है, वो भी आपको क्लियर करूंगा। तो आप उनको एक नोट बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मानव समाज जो है, जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती है, तो परिवार अचानक से नहीं बने थे। दुनिया की जब शुरुआत हुई होगी, तो दुनिया की जब शुरुआत हुई होगी तो मनुष्य क्या है, होमो सैपियंस, बुद्धिमान प्राणी है। तब विवाह, परिवार जैसी ये संस्थाएं जो हैं, इनका जन्म हुआ। पहले परिवार कैसे होते थे, अस्थायी, जैसे आज बंजारे होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे ही स्त्री और पुरुष में भी ये व्यवस्थाएं पाई जाती थी।
कि पुरुष क्या था कि पुरुष उसने बच्चे उसके पैदा हुए, उसके बाद वो शिकार करने निकल गया या खाद्य सामग्री जुटाने निकल गया। इतनी दूर चला जाता था कि लौट के वो वापस अपने घर नहीं आ पाता था, और बच्चों की देख रेख, उसका पालन पोषण उसकी माँ कर रही है। तो ऐसे करके ये धीरे 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 ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थाएं हुई हैं, है ना। तो परिवार का जो वर्गीकरण है, उनकी संख्या, विवाह का स्वरूप कैसा है, उनका निवास स्थान कैसा है, वंश परंपरा कैसे चलती है, परिवार में अथॉरिटी, सत्ता किसको मिली हुई है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला आधार लिया है संख्या, नंबर के हिसाब से परिवारों को समाजशास्त्रियों ने 3 भागों में बांटा है। एक वे जिन्हें केंद्रीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली या नाभिक परिवार, दूसरा जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के नाम से जाने जाते हैं, और तीसरा होता है विस्तृत परिवार। ये संख्या के हिसाब से, जैसे यही शॉर्ट में बता दूं कि केंद्रीय परिवार से मतलब है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, बस इसमें में दादा दादी या अन्य जो चाचा चाची, ताऊ ताई, ये रिश्तेदार इसमें नहीं आते हैं, और संयुक्त में ये सब भी आ जाते हैं। तो इस संख्या को लेकर के जो वर्गीकरण किया, अगर उस हिसाब से कभी आपसे पूछा जाए कि परिवार क्या होते हैं, संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण कीजिए और उसे समझाइए, तो आपको ये लिखना। दूसरा आधार बनता है निवास स्थान के बेस पर, यानी निवास के आधार पर। निवास के आधार पर भी 4-5 प्रकार कर सकते हैं, जैसे पितृस्थानीय हो गया, मातृस्थानीय हो गया, नवस्थानीय हो गया। मतलब विवाह के बाद पत्नी या पति कहाँ निवास करते हैं, इस आधार पर ये परिवार वर्गीकृत है। मैं इनको डिटेल कर दूंगा। फिर अथॉरिटी, अधिकार, यानी कि परिवार में सत्ता किसकी चलती है, कौन उस परिवार को नियंत्रित करता है, मुखिया कौन है, इस हिसाब से भी पितृसत्तात्मक पिता की सत्ता होगी, मातृसत्तात्मक जहां मां की सत्ता होगी। ठीक है। अन्य वर्गीकरण के, ये तो 3 वर्गीकरण हुए। चौथा वर्गीकरण होता है उत्तराधिकार के आधार पर, सक्सेशन के आधार पर, कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। वंश किसके आधार पर चलेगा, वंश के नाम के आधार पर भी परिवारों के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। विवाह के आधार पर भी, यानी एक विवाह पद्धति कहीं चलती है, कहीं पर एक से अधिक विवाहों को भी मान्यता मिली हुई है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं कि पत्नी को एक से अधिक या पति को एक से अधिक। पार्थ तिवारी, नमस्कार, राम राम। इसी तरीके से एक अन्य वर्गीकरण होता है जिसमें जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, इन सबको रख सकते हैं। तो ऐसे 6-7 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये सारे ही सिंपल हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्गीकरण लिया संख्या के आधार पर, नंबर के हिसाब से परिवार को बांटते हैं। तो पहला केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, या इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, वो ले लेते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में सिंपल सी बात है कि ये परिवार अब देखने को मिलते हैं, आधुनिक समाज में देखने को मिलते हैं। वर्तमान जो युग है वो इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक युग है, यानी कि नगरीय सभ्यता पाई जाती है कि व्यक्ति अपने कार्य की, रोजगार की तलाश में अपने संयुक्त परिवार से बाहर निकलता है और वहीं पर वो काम करने लगता है, वहीं उसका विवाह होता है, या विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को भी वहीं रखने लगता है। तो ये इस कारण से बने हुए हैं, इसमें साइज जो है वो छोटा होगा। मूल रूप से इसमें एक दंपत्ति, यानी एक युगल होगा, वैवाहिक युगल होगा, और उस वैवाहिक युगल पर उनके आश्रित बच्चे या अविवाहित बच्चे, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो आज के समय में लोगों को पसंद भी आती है ना। ज़्यादातर देखने को ही नहीं मिलता ना हमें जॉइंट फैमिली। तो अब इसमें आप अगर उदाहरण देना चाहो तो कोई भी उदाहरण दे सकते हो कि वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर इसी प्रकार के परिवार देखने को, इसी को केंद्रीय, इसी को न्यूक्लियर, इसी को नाभिक, और इसी को एकल परिवार भी कहते हैं। दूसरा आता है संख्या के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली। अब संयुक्त में क्या होगा कि ऐसी फैमिली में सिर्फ एक वैवाहिक युगल नहीं होगा, यहाँ पर 2-3 पीढ़ी के, पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन, 2-3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं। और सिर्फ रहना ही जॉइंट फैमिली नहीं कहलाता,
परिवार संयुक्त तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस परिवार के सभी सदस्यों का भोजन एक ही रसोई घर में तैयार ना होता हो। जैसे अक्सर देखने को मिलता है कि एक पिता के 3 या 4 संतानें थीं, उन चारों की शादियां कर दी, लेकिन रह वो एक ही घर में रहे हैं, बट उनकी किचन अलग अलग है। उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब अपना अलग अलग रखते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली नहीं बोलते। जॉइंट फैमिली का मतलब है कि एक ही रसोई घर में बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। पहला ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जॉइंट फैमिली। और इसके साथ यदि पर कोई उत्सव है, जैसे पूजा होती है, तो पूजा में सभी लोग एक साथ भाग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर वैवाहिक संबंधी भी होंगे, रक्त संबंधी भी होंगे। जैसे कि आप मान के चलो, सपोज दैट आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता भी उस परिवार में होंगे, तो आप एक पीढ़ी हो गए, आपके माता पिता सेकंड जनरेशन दूसरी हो गए, आपके दादा दादी जो हुए वो तीसरी पीढ़ी हो गए, है ना। कई बार तो 4-4 पीढ़ियों के लोग भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आप चूंकि 25 साल के हो चुके हैं, 30 साल के हो चुके हैं, तो आपका भी विवाह हो जाएगा, आपकी भी संतान हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिर्फ माता पिता ही नहीं, उनके जो भाई हैं, उनकी फैमिली भी साथ में रहती है, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो ये याद रखना, इसमें रसोई घर वाला नियम ही वैलिड होता है। अन्य जोड़ सकते हैं कि यहाँ जो समस्त आय होती है, आय अलग अलग सदस्यों के द्वारा अलग अलग होगी, कोई ज़्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, लेकिन वह एक ही व्यक्ति के पास जमा की जाएगी और सबको बराबर दिया जाएगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि बताओ संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं और इसकी क्या कमियां हैं। तो लाभ ये हैं कि वहाँ पर सभी को एक समान नज़र से देखा जाता है। वहाँ मतलब ये जो कार्य हैं वो आपस में बांट दिए जाते हैं, उत्सव सा माहौल रहता है हमेशा। कभी किसी का जन्मदिन है, कभी किसकी सगाई है ना, कभी किसी कुछ प्रमोशन, कभी किसी का सिलेक्शन। तो इस तरीके से ये संयुक्त परिवार संख्या के हिसाब से। अब ये कोई बता सकता है संख्या के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं विस्तृत परिवार, ब्रॉड फैमिली क्या होते हैं। आप एकल परिवार जानते होंगे, आप संयुक्त परिवार जानते होंगे, लेकिन विस्तृत परिवार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी है तो जरूर बताएं, नहीं है तो चलो बता देते हैं। विस्तृत परिवार को डिफाइन किया है एक समाजशास्त्री हैं भारत के, डॉक्टर दुबे। उन्होंने बताया कि विस्तृत परिवार की संख्या उन परिवार संकुलों को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबंधित होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवार में बटे रहते हैं। परिभाषा है तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि हम इसको समझ ना पाए। यानी इन्होंने ये कहा है कि विस्तृत परिवार जो है उसमें परिवार का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। यानी कि आपका परिवार हो गया, अब आपके परिवार के साथ साथ क्या होगा, और आपके नातेदारों का परिवार भी इसमें आ जाएगा, यानी ब्लड रिलेटिव आ जाएंगे। जैसे मान के चलो आपके मामा मामी भी वहीं पर है, तो चूंकि ये भी आ जाते हैं, ताऊ हो गए या फूफा जी हो गए, यानी ये सब जो आ जाते हैं, ये सभी बटे हुए रहते हैं मगर एक साथ जुड़े हुए। इसमें जो संख्या है संयुक्त परिवार से भी ज़्यादा पाई जाती है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ी के लोग होते हैं, एक ही मतलब रहेगा एक ही, लेकिन इसमें जनरेशन के साथ साथ अन्य संबंधी भी सम्मिलित हो जाते हैं, उसको विस्तृत परिवार कहते हैं। विस्तृत परिवार अभी बहुत कम हिस्से में देखने को मिलते हैं, संयुक्त परिवार भी धीरे धीरे कम मिलते हैं लेकिन पाए जाते हैं। विस्तृत परिवार तो बहुत ही कम संख्या में तो मिलते हैं। तो ये संख्या के हिसाब से वर्गीकरण किया गया था परिवार का। 3 प्रकार थे। आपसे जो भी पूछा जाएगा आप कहीं पर भी लिख सकते। दूसरा वर्गीकरण है वंश नाम के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लाइनेज। वंश, इसको भी समझते हैं कि इस आधार पर कैसे हम परिवारों को बांट सकते हैं। तो वंश नाम के आधार पर वर्गीकरण से मतलब ये है कि एक व्यक्ति से, यानी पूर्वजों से जो संतान स्पष्ट उत्पन्न होती है, वो अपना संबंध जब एक ही व्यक्ति से, एक ही पूर्वज से जोड़ने लगते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिवाइड कर, ठीक है ना। तो वो डिवीजन में एक आ जाएगा वंश के आधार पर, ठीक है। जैसे मान के चलो आप के दादाजी
अब उन दादाजी की 4 संतानें थी या परदादा थे उनकी 4 संतानें थी, उनकी विवाह हुए तो उनकी एक अलग ट्री, अलग ब्रांच बन गई। तो वो जो वंश है, वंश तो वहीं से निकला ना, उस आधार पर। अगला आता है विवाह के आधार पर वर्गीकरण। ये पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, चांसेस में ज़्यादा है कि इसको लेकर के प्रश्न आएंगे। तो विवाह के आधार पर अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं। जैसे पहला आता है जिसे हम बोलते हैं मोनोगेमस फैमिली या एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री की शादी होगी, यानी वो पति पत्नी होंगे। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं उनको हम कहते हैं एक विवाही परिवार। प्रकाश जी प्रसन्न रहिए, ठीक है ना। अब इसमें और समझने वाली बात है कि शादी होने के बाद मान लो उनमें से किसी एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो निधन होने के बाद वह दूसरा विवाह कर सकता है। चाहे पति का निधन हो जाए, यानी जो पुनर्विवाह जैसे हम बोलते हैं, या विधवा विवाह होते हैं, वो भी एक समय में एक ही पत्नी या एक ही पति होगा। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात आती है कि पुरुष को एक समय में एक ही विवाह एक ही स्त्री से करने की छूट होती है। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष दूसरी, या पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री भी दूसरा विवाह कर सकता है, या डिवोर्स हो जाता है तो भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसको हम एक विवाही परिवार के अंतर्गत पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ जाए। अब आता है बहुविवाही परिवार यानी पॉलीगेमस। तो बहुविवाही, इसमें एक समय में एक से अधिक जीवन साथी हो सकते हैं। अब एक समय में एक से अधिक जीवन साथी हो तो इसके कोई एक रूप नहीं होंगे, एक से ज्यादा रूप होंगे। कैसे होंगे कि एक मेल है, उस एक मेल को एक से ज्यादा विवाह करने की छूट मिली हुई है, यानी कई स्त्रियों से वो विवाह कर सकता है। वैसे ही एक फीमेल है, उसको भी ये छूट कहीं पर मिली है कि वो एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह कर सकती है। तो इस आधार पर इनको अलग अलग ढंग से बांटते हैं, जिसमें एक आता है जिसे हम समझ लेते हैं, जिसे बोलते हैं बहुपति विवाही परिवार, है ना। इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी समझ के लिए। जैसे बहुपत्नी विवाह होता है जिसमें एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां उनसे विवाह कर सकता है। ऐसे कई सारे हमारे यहाँ उदाहरण देखने को मिलते हैं। वर्तमान में भी ऐसे कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पहले राजा रजवाड़े, जमींदार, उनके एक से ज़्यादा विवाह हुआ करते थे। इवन जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, तो मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक तो सती प्रथा बढ़ गई थी क्योंकि अस्मत को बचाने के लिए, एक ये हो गई थी कि चूंकि पति नहीं है तो फिर उसके लिए समाज में जीवन यापन करना, सम्मान से रहना मुश्किल होता था। तो फिर जो धनाढ़ लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उनके साथ उनका विवाह कर दिया जाता था। तो वो हो गया बहुपत्नी विवाह। अब बहुपति विवाह जो रहता है, यहाँ पर एक महिला जो है एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह बोल देते हैं। अब बहुपति विवाह में भी कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि एक जो स्त्री है, एक जो महिला है, शादी करती है, तो शादी जिससे होती है उसके जितने भी भाई हैं उन सब से उसकी शादी हो जाएगी। इसे बोलते हैं भ्रात बहुपतिक विवाह। यानी महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं, द्रौपदी का प्रसंग आपको याद हो, यानी जितने भाई हैं उन सबकी एक ही पत्नी होगी, और उस पत्नी के लिए जितने भी पति के भाई हैं वो सब उसके पति हो जाएंगे। तो इसे भ्रातृ बहुपतिक परिवार यानी एडल्फिक पॉलीएंड्रस फैमिली के नाम से। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा इसमें ये होगा कि उसके जो पति हैं वो आपस में भाई नहीं है, यानी कि अभ्रात बहुपतिक परिवार। इसमें एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है जो उसके भाई नहीं होते, रिश्तेदार हो सकते हैं या अपरिचित भी हो सकते हैं। और ऐसा पाया जाता है कुछ जनजातियों में, जैसे जौनसार हो गया, नीलगिरी के टोडा हो गए, मालाबार में नायर हो गए, है ना। तिब्बत में भी कुछ जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। क्लियर है इसमें? बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह।
बहुपति में एक भ्रात बहुपति विवाह आएगा और दूसरा आएगा अभ्रात बहुपति। ठीक। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार होते हैं विवाह परिवार के, तो वो परिवार भी आप लिख सकते हो, जैसे जन्म मूलक परिवार के नाम से भी जानते हैं, फैमिली ऑफ ओरिजिन या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। यानी एक व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसका पालन पोषण जिस परिवार में हुआ, जिस जन्म लेने परिवार में उसका पालन पोषण होता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसे जन्म मूलक परिवार बोलेंगे। यानी ये वही है जिसे हम एकल परिवार के नाम से जानते थे, उसी का एक अन्य नाम हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा आ जाता है जिसे प्रजनन मूलक कहते हैं। तो इस प्रजनन मूलक में क्या होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति क्या होता है, विवाह के बाद वह अपने परिवार का खुद चयन करता है। ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक। समरक्त परिवार भी इसी में रख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर इसमें नगरीय परिवार आ सकते हैं, ग्रामीण परिवार आ सकते हैं। ये कुछ परिवार के उदाहरण थे। इसी के साथ साथ परिवार के कुछ उदाहरणों में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शुरुआत में दिखाया था कि सत्ता के आधार पर, वंश के आधार पर, तो उनको भी यहाँ पर समझ लो। शॉर्ट में ही उनको समझना है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता है ना। देखो यहाँ हमने देखा था कि संख्या के हिसाब से देख लिया। अब निवास के हिसाब से अगर परिवार आपसे पूछे जाएं तो एक आता है जिसे कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। तो पितृस्थानीय का परिवार ये हो जाता है कि शादी के बाद, विवाह के बाद पति के या पति के पिता के, माता पिता के स्थान पर वह निवास करती है। जनरली उत्तर भारत में देखने को मिलता है विवाह के बाद जो पत्नी है अपने पति के माँ बाप के घर में निवास करती है, तो इसे बोलेंगे पितृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में क्या हो जाएगा कि विवाह के उपरांत यदि वह अपने माता के यहाँ पर निवास करते हैं तो उसे मातृस्थानीय परिवार, दक्षिण भारत में ऐसा देखने को मिलता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, नवस्थानीय, यानी विवाह के बाद ना तो वो अपने माँ के घर जा रहे हैं ना अपने पिता के घर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने अपना खुद का आशियाना बना रखा है, तो उसको बोलते हैं नवस्थानीय। ऐसे ही आता है जिसे बोलते हैं मातृ पितृ स्थानीय परिवार। चॉइस है कि वो माँ के साथ भी रह सकते हैं, पिता के साथ भी रह सकते हैं, यानी पत्नी अपनी माँ के साथ भी रह सकती है या अपने पति के माता पिता के साथ भी रह सकती है, तो इसे मातृ पितृ स्थानीय, या वो बंटवारा कर लेते हैं कि कुछ दिन ऐसा रहना है, कुछ दिन ऐसा। दक्षिण भारत में एक और प्रथा चलती है जिसे मामा स्थानीय परिवार कहते हैं, कि विवाह के उपरांत जो पति होता है वो कहाँ जाता है, वो मामा के यहाँ पर रहने लगता है। यानी ऐसे परिवारों में मामा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। द्विस्थानीय परिवार, जब दोनों को बराबर महत्व मिल जाए कि माता पिता में से वो किसी के भी साथ रह सकते। तो निवास स्थान के हिसाब से जो परिवार आएंगे वो 4-5 प्रकार हो जाएंगे। अधिकार के हिसाब से जब आपको लिखना होगा अधिकार, अथॉरिटी, कि परिवार को नियंत्रित कौन करता है, तो परिवार को पिता नियंत्रित करता है, यानी पिता की सत्ता चलती है, तो उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। उत्तर भारत में ये प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। और दूसरा आता है मातृ सत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार जहाँ पर सत्ता किसकी चलती है, माँ की चलती है, यानी घर की मुखिया, घर को नियंत्रण करने का कार्य माँ का होता है, उसे मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। कई जगहों पर प्रतीकात्मक देखने को मिलेगा कि माँ मुखिया जरूर है लेकिन उसकी ओर से कोई पुरुष ही उस परिवार का रेगुलेशन करता है। ठीक है ना। अब ऐसे ही आता है उत्तराधिकार के आधार पर, सक्सेशन के आधार पर। तो उत्तराधिकार में के पितृमार्गी, जहाँ के माता पिता 2 हैं और उनके बच्चे हैं, लेकिन उत्तराधिकार कौन, बच्चे को, लड़की को ना दे करके बच्चे को मिलेगा, लड़के को मिलेगा, तो इसे पितृमार्गी कहते हैं। और मातृमार्गी में जहाँ लड़की को मिलता है। और वंश नाम, कि वंश किसका चलेगा, तो यहाँ पर पिता का जब नाम प्रयोग में लाएंगे तो उसे पितृवंशी परिवार कहते हैं। और मातृवंशी, जहाँ पर माँ का नाम प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि आप अगर इतिहास में पढ़ते हैं ना, सातवाहन वंश के जो शासक थे, सातकर्णी वंश के जो शासक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो मातृवंशीय थे, मातृ सत्तात्मक थे।
और उभय भाई में जहां माता और पिता दोनों का ही वंश चल सकता है, मतलब दोनों को रख सकते हैं, इधर दिस और दैट। और द्विनामी में जहां पर दोनों को रखा जाता है तो उसे कहते हैं। तो ये 3-4 और थे, उनको भी बता देंगे आपको नेक्स्ट टाइम में, ये भी क्लियर कर देंगे। तो चूंकि आज पेपर 2B 2024 के सिलेबस को लेकर एक पहली क्लास थी, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आपको ये सोशियोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो समझ। इसके साथ साथ एक क्लास और यहीं पर शुरू करेंगे यूट्यूब पर, इकोनॉमिक्स 150 नंबर की जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको जल्दी शुरू कर देंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जा कर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।